डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जामिनर का भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, वो है ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आई होप दोस्तों कि आप लोग एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज आप लोग जज कर लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है इस वीडियो के माध्यम से। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग के लिए टेस्ट लूंगा, ये आपका टेस्ट हो सकता है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको मिलेगा मात्र 3 सेकंड का वक्त और इस 30 क्वेश्चन में ही आपका जज हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर का कौन सा अंग यानी कि विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज नेवर रेस्ट, यानी कि शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता। सही उत्तर है हृदय यानी हार्ट। मानव शरीर का हृदय ही ऐसा एक अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता। आप जब सो भी जाते हैं तो भी ये काम करते रहता है, यानी जब से जन्म होता है और मृत्यु तक ये हमेशा काम करते रहता है। यह मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है, वो है हार्ट। अब देखेंगे आखिर इसका काम क्या है। कुछ चीजें इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूं आप हार्ट के बारे में कितनी जानते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है इसका काम क्या है। इसका मुख्य काम है संकुचन यानी कंप्रेशन द्वारा रक्त का शरीर में प्रवाह करना, यानी शरीर के सभी अंगों में रक्त का प्रवाह करना इसका मुख्य काम है। चलिए मुझे बताइए कि एवरेज मानव हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट में मानव हार्ट जो है वो 72 बार यानी नॉर्मल है 72 टाइम्स जो है वो बीट होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव का दिल 1 मिनट में कितना मिलीलीटर रक्त पंप कर सकता है। तो सही उत्तर है 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है मानव शरीर 1 मिनट में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हृदय और उससे संबंधित बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर आप लोग किसी हृदय के डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो क्या कहते हैं उस डॉक्टर को, क्या कहा जाता है, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है। उस विज्ञान को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पे हुआ। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, कितनी कक्षाएं होती है, दिल का दौरा पड़ने का मुख्य कारण क्या होता है, और बहुत सारे प्रश्न हैं हार्ट से संबंधित। सो मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बना दूंगा हार्ट से संबंधित और उसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके हार्ट से संबंधित बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ में बहुत बड़ा टॉपिक है। सो इस वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना पॉसिबल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ मैन यानी सामान्य रक्तदाब कितना होता है मनुष्य का। तो सही उत्तर है मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80, यानी कि जो ऊपर वाला अंक होता है वो हायर होता है और लोअर नीचे वाला जो अंक है वो छोटा होता है। ऊपर वाले अंक को क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक कहा जाता है, जबकि नीचे वाले अंक को कहा जाता है डायसिस्टोलिक। इसे मापा किससे जाता है, mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी से इसे मापा जाता है। ठीक है, अगर रीडिंग की बात करें तो अगर ऊपर वाला रीडिंग बहुत ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, जबकि नीचे वाली अगर रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो उसे यानी कि नीचे वाली रीडिंग बहुत कम होती है तो उसे लो बीपी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे मापा किसके द्वारा जाता है। बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो सही उत्तर है सिर्फ मैनोमीटर से नापा जाता है धमनियों के दाब को। यानी आपको पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये जो धमनियां होती है उसमें जो प्रेशर यानी आर्टरीज के जो वाल होते हैं इसमें जितने प्रेशर क्रिएट होते हैं उसी को तो हम लोग नॉर्मली कहा जाता है क्या, ब्लड प्रेशर। इसी 2 अंकों में मापा जाता है। अपर वाले को कहा जाता है सिस्टोलिक, नीचे वाले को कहा जाता है डायसिस्टोलिक। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूत्र में असामान्य घटक कौन सा होता है, यानी द अबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज। तो सही उत्तर है सामान्य मूत्र में जो एबनॉर्मल कंपोनेंट होता है वो अल्बुमिन होता है। अब आपको ये जानना जरूरी है, या तो पूछा भी जाता है कि मूत्र यानी यूरिन का मुख्य घटक क्या क्या होता है। क्या आपको पता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेनली जो मूत्र है उसमें 95% तक क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, ये एक एक्वा सॉल्यूशन होता है। बाकी कंपोनेंट क्या होते हैं, उसमें यूरिया होती है, क्लोराइड होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, कैरेटीन होता है और अदर डिजर्व्ड आयंस और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं।
अब एक रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि मूत्र में जो स्मेल होता है, या तो आपको देखते होंगे रेलवे स्टेशन या कहीं से भी जो बाथरूम है उसके पास से जब आप गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल टाइप की स्मेल आती है, वो किस कारण से आती है? उसमें पाई जाने वाली सोडियम और एमोनिया के कारण मुख्यतः जो है ऐसी स्मेल्स आती है यूरिन से। तो अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि मूत्र के पीले रंग का होने का मुख्य कारण उसमें उपस्थित कौन सा घटक है? तो सही उत्तर है कि मूत्र येलो कलर का होता है, इसके पीछे मुख्यतः उसमें पाए जाने वाले यूरोक्रोम का हाथ है, यानी यूरोक्रोम के कारण ही प्राइमरी कॉज्ड होता है जिसका पिगमेंट जो है वो येलो होता है। और यूरोक्रोम को नॉर्मली जो है यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? यूरोबिलिन के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पे अगर ऑप्शन में आपको यूरोबिलिन भी लिखा हो तो आप उसे सही टिक कर सकते हैं। यूरोक्रोम को ऑल्सो नोन एज यूरोबिलिन, जिसको प्राइमरी कलर जो येलो होता है मुख्यतः यही इसका कारण होता है। अब अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, यानी मानव में अवशिष्ट पदार्थ कौन से हैं? तो सही उत्तर क्या होगा कि मानव जो अवशिष्ट पदार्थ है वो होता है यूरिया। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूरिन में मुख्यतः यूरिया, क्लोराइड, सोडियम, पोटाशियम, कैरेटिन और अदर डिजॉल्व्ड आयन एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो यूरिया जो है मानव शरीर का एक अवशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रोजनस वेस्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितने होते हैं? इन ह्यूमन बॉडीज टोटल बोन्स आर। तो सही उत्तर है, आपको पता होगा कि मानव शरीर में मुख्य रूप से 206 हड्डियां होती है। क्लियर है, 206 हड्डियां कुल होती है। 206 हड्डियां कौन कौन सी होती है आपको पिक्चर से मैं और क्लियर कर देता हूं। ये से पिक्चर में देख पा रहे हैं टोटल 206 हड्डियां। 29 हड्डियां खोपड़ी में, 27 हड्डियां दोनों हाथों में, 26 जो है दोनों पैरों में। बाकी हड्डियों को आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्या आप बता सकते हैं मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सा होता है? सबसे लंबा हड्डी होता है फीमर। सबसे छोटा हड्डी होता है कान का, जिसे कहता है स्टेपिस। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ ही लिया गया कि सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आपका? अगर पूछ लिया जाए सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन, तो सही उत्तर थोड़ी देर पहले मैंने बताया फीमर। ये सबसे लंबा और सबसे भारी बोन है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जांघ की जो हड्डी होती है उसे ही फीमर कहा जाता है। क्लियर है, फीमर। पैर में और कौन सी हड्डी होती है? फीमर, टेबिला और फेबुला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे भारी और सबसे लंबा हड्डी हम लोगों ने देखा। तो अब अगर पूछा जाए कि सबसे थिनेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है, यानी सबसे पतला हड्डी कौन सा होता है मानव शरीर का? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फिबुला। फिबुला सबसे पतला हड्डी होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया 3 तरह के हड्डी पैर में मुख्यतः पाए जाते हैं, उसमें से फीमर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और ये है फिबुला। फिबुला कहाँ पाया जाता है? लेग बोन में पाया जाता है और सबसे उसमें पतली हड्डी होती है ये। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कि कौन सी हड्डी है तो मैं डायग्राम में आपको दिखा दूं। ये से देख पा रहे ये है टिबिया और ये है फिबुला, और जांघ की जो हड्डी होती है इसे मैंने कहा दिया क्या है, ये क्या बताया मैंने? फीबर। ठीक है, वो तो सबसे लंबी और सबसे मोटी हड्डी होती है, और ये जो हड्डी है पैर की इसे ही कहा जाता है क्या? फेबुला, और ये सबसे पतली हड्डी होती है हमारे मानव शरीर की। अब अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए मांसपेशियों के बारे में कि हाउ मेनी मसल्स आर देयर फाउंड इन आवर बॉडी, यानी कुल कितनी मांसपेशियां मानव शरीर में पाई जाती है, तो सही उत्तर क्या होगा? मानव शरीर में कुल 665 तरह की मांसपेशियां पाई जाती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मसल्स के बारे में, यानी मांसपेशियों के बारे में। तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं? जैसे पूछा जा सकता है कि स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, जैसे हम लोगों ने कि लॉन्गेस्ट बोन देखा, स्मॉलेस्ट बोन देखा, तो स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है हम लोगों के मानव शरीर का? तो सही उत्तर है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस सबसे स्मॉलेस्ट मसल है हमारे मानव शरीर का। ये कहाँ पाया जाता है? ये कान के इन साइड में पाया जाता है, यानी कान में पाया जाता है। ये कुछ मिलीमीटर लंबा होता है, और आप लोग सोच सकते हैं एक जो रुई का जो धागा है, रुई
उसमें छोटे छोटे धागे से बने होते हैं थ्रेड, उससे भी पतला होता है वो स्टेपेडियस। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना स्मॉलेस्ट मसल है हमारे शरीर का जो कि कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट स्केलेटन्स मसल्स आर कैटेगराइज्ड इन रेड एंड व्हाइट मसल्स, यानी कि मानव शरीर में जो मसल्स पाए जाते हैं वो कभी कभी आप लोग देखे होंगे व्हाइट होते हैं, कभी रेड कलर के भी देखे होंगे। तो इसके पीछे मुख्यतः किस घटक के कारण ऐसा कलर होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन के कारण मुख्यतः ऐसा होता है। स्केलेटन को मुख्यतः इसी के बेसिस में पाए जाने वाले मायोग्लोबिन के बेसिस पे ही रेड और व्हाइट मसल्स में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ओडोंटोलॉजी यानी जिसे दंत विज्ञान कहा जाता है, किस शाखा को कहा जाता है, यानी इसमें किसकी स्टडी होती है, विज्ञान के किस शाखा से संबंधित है? तो ये किस शाखा से संबंधित है? ये बोन से संबंधित है या तो दांत से भी कह सकते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है? तो सही उत्तर क्या होगा, ये जो ओडोंटोलॉजी है ये क्या बताती है, इसे दंत शास्त्र भी कहा जाता है। मुख्यतः डेंटिस्ट जो काम करते हैं इसी ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत काम करते हैं। ये ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन है जो डील करती है एग्जामिनेशन, हैंडलिंग एंड प्रेजेंस ऑफ डेंटल के बारे में, इसलिए सही उत्तर इसका दांत होगा। ये हड्डियों के बारे में स्टडी तो करती है पर मुख्य रूप से ये एम्फेसिस करती है दांत के ऊपर, इसलिए ओडोंटोलॉजी को दंत विज्ञान या तो दंत शास्त्र भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि ओडोंटोलॉजी जो कि स्टडी करती है दांत के बारे में। तो अगला प्रश्न दांत से ही संबंधित है कि मानव शरीर में जो है कितने दांत जो है वो अस्थायी होते हैं, यानी जिसे रिप्लेस किया जा सकता है। तो मानव शरीर में ऐसे 20 दांत होते हैं जिसे रिप्लेस किया जाता है और ये अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स यानी कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे कानों में कितनी तरह की मुख्यतः बोन्स पाई जाती है? तो सही उत्तर क्या होगा, हमारे कानों में मुख्यतः 6 हड्डियां पाई जाती है इनसाइड, जिसमें से 2 मसल्स होते हैं। स्टेपेज मसल सबसे छोटा होता है और टेंसर पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक अस्थियों के बारे में देखा। टोटल बोन्स 206 होते हैं, स्कल्स बोन्स 22 होते हैं, ईयर बोन 6 होते हैं, थ्रोट यानी गले में जो है 1 हड्डी होता है, थायरॉक्स 25 होते हैं, वर्टिबल कॉलम 24 होते हैं, शोल्डर ग्रिल मतलब जो हमने कंधे की हड्डियां जो है उसमें 4 होती है, अपर लिम्स में 60 हड्डियां होती है और लोअर लिम्स में भी 60 हड्डियां होती है और पल्विस में 4 हड्डियां होती है। तो ये ओवरव्यू अभी तक हम लोगों ने देखा हड्डियों के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। रिवीजन के लिए मैंने ये चार्ट आपके सामने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सबसे लंबी हड्डी देखी, सबसे भारी हड्डी देखी, सबसे छोटी हड्डी भी देख लिया हम लोगों ने। अब सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है? तो सही उत्तर है ये बहुत इजी है, एनिमल्स, यानी कि जो जबड़े में जो हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है, एनिमल्स। ये देख पा रहे हैं, ये दांत में है, ये जो पार्ट है दांत की जो ऊपरी पार्ट है ये है, इसे कहा जाता है एनिमल्स। और यहाँ से यहाँ तक इसे क्राउन कहा जाता है। नीचे जो होता है जो रूट होते हैं उसके पास ये उसे पल्प कहा जाता है, और नीचे गम होता है और इसे डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन के ऊपर एनिमल होता है और सबसे मजबूत हड्डी होती है ये। अब जब दांतों की बात आई है तो दांतों में क्या क्या दांत होते हैं? सबसे लास्ट जो होता है उसे मोलर कहा जाता है, फिर सेमी प्रीमोलर होता है, फर्स्ट प्रीमोलर होता है, कैनाइन होता है, लेटरल इंसिसर होता है, सेंटर इंसिसर होता है। यानी मुख्यतः 3 तरह के दांत पाए जाते हैं। कौन से? एक तो मोलर, एक तो इंसिसर और दूसरा होता है प्रीमोलर। ठीक है, ये 3 तरह के दांत पाए जाते हैं मुख्यतः। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। ठीक है, पेयर ऑफ रिब्स पूछा जा रहा है। देखिए कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है। जोड़ी मींस आपको पता है कि दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए देख पा रहे हैं, ये एक साइड ये एक साइड, दोनों मिलकर एक पेयर ही तो होगा। ठीक है, ये एक साइड और ये एक साइड, तो कितनी पेयर रिब्स पाई जाती है? टोटल 12 पेयर पाई जाती है। ये से देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे तक टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स पाई जाती है। 1 से 7 तक जो रिब्स होती है यानी जो पसलियां होती है उसे ट्रू रिब्स कहा जाता है, जबकि 8, 9 और 10 उसे कहा जाता है फॉल्स रिब्स, और बाकी जो होता है उसे फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है 11 और 12 नंबर की पसलियों को। क्योंकि ये जो 11 और 12 नंबर की पसलियां होती है वो कनेक्टेड नहीं होती है, इस कारण से इसे फॉल्स रिब कहा जाता है और इसे कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, और बाकी 8, 9, 10 को कहा जाता है फॉल्स रिब। और बाकी मुख्यतः जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो 1 से 7 नंबर की रिब्स प्रोवाइड करती है, जिसे ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स कितने पाए जाते हैं? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कितने पाए जाते हैं, टोटल नंबर 33 पाए जाते हैं।
33 को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? 7, 12, 5, 5 और 4, इस तरह से क्लासीफाई करके टोटल 33 जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है या तो जो दांत होते हैं वो मुख्यतः किससे बने होते हैं? सही उत्तर क्या होगा? ये मुख्यतः ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। हमने दांतों को देखा, हड्डियों को देखा, कितनी होती है दांत देखा, कितनी हड्डियां होती है, सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी सब देखा, तो वो बनी किससे होती है? ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। और दांत में क्या पाया जाता है? मुख्यतः फ्लोरीन पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? यानी मानव में जो कितने दांत पाए जाते हैं, यानी कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हम लोगों ने दांतों को देखा, पर कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ये मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। क्या क्या इनका नाम अगर पूछ लिया जाए तो प्री मोलर, इंसिसर, मोलर और कैनाइन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया एक साइड से अगर कैलकुलेट करें तो क्या क्या होता है? प्री मोलर, इंसिसर, ठीक है, मोलर और कैनाइन, ये 4 प्रकार के मुख्यतः दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, ये से देख पा रहे, ये गम है और ये जो है इंसिसर है, ये कैनाइन है, जिससे कि मुख्यतः शेर में जो होता है आपको पता होगा, जो मांसाहारी जो होते हैं मुख्यतः उनमें कैनाइन दांत बहुत लंबे होते हैं, जो मुख्यतः किसी चीज़ को जो है फाड़ने के काम आते हैं, उसे कहते हैं कैनाइन दांतें। और बीच में जो होता है इसे प्री मोलर, और सबसे लास्ट में जो होता है दांत जो चबाने के मुख्यतः काम आता है उसे मोलर कहा जाता है। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज सेक्स हार्मोन? इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? मुख्यतः एड्रेनल ग्लैंड का काम होता है सेक्स हार्मोन को स्रावित करना, जिसे कि अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये जो किडनी है, किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है एड्रेनल ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने एड्रेनल ग्लैंड को बताया कि कहाँ पाई जाती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जिसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है शरीर में कहाँ अवस्थित होती है, यानी कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ये जो पीयूष ग्रंथि है ये पाई जाती है ब्रेन में, यानी मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाती है। थोड़ा मैं डायग्राम को और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे देख पा रहे हैं ब्रेन है, ये निचले भाग में यहाँ पाई जाती है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर होगी? ब्रेन के निचले भाग में, यानी इन द बेस ऑफ द ब्रेन। अब हम लोग बात कर रहे थे ग्लैंड के बारे में, यानी ग्रंथि के बारे में। इसके बारे में और 2-3 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित होती है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? तो सही उत्तर क्या होगा? ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करने का, यानी रेगुलेट करने का काम करती है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये ऐसे देखते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को और क्या नाम से जाना जाता है? इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये कंट्रोल सेंटर होता है, जैसे मैंने बताया कि ये कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित जो हार्मोन है उसको, इस कारण से इसे कंट्रोल सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यतः काम और क्या होता है? मॉनिटर करती है ये ब्लड के कंपोजिशन और साथ में टेम्परेचर ऑफ द ब्लड को भी मेंटेन करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बृहस्रावित तथा अंतस्रावित दोनों तरह से कार्य नहीं करती है? ठीक है, यानी कि एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में बोथ एक्ट नहीं करती है। तो सही उत्तर कौन सा है? ये जो पैंक्रियास है, यानी जिसे अंगाशय कहा जाता है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के रूप में काम नहीं करती है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? तो सही उत्तर है पैंक्रियास, यानी अंगाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्राविक ग्रंथि होती है। क्लियर है? ये ऐसे देख पा रहे हैं। अलग अलग ग्लैंड को मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, जैसे मैंने बताया ये ऐसे होता है, पीनल ग्लैंड होता है, इसके बाद हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये ऐसे गला में पाया जाता है, इसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, इसके बाद थाइमस होता है, ये पैंक्रियास होता है, ये ओवरी होता है, ये टेस्टिस होते हैं, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये सारे होते हैं ग्लैंड जो कि रेगुलेट करती हैं बॉडी को, अलग अलग चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैमल्स में पाए जाने वाले लार्जेस्ट ग्लैंड कौन से है, यानी स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी पाई जाती है?
तो सही उत्तर क्या होगा? वेरी गुड, सही उत्तर है लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वेट की बात करें तो 1400 से लेकर 1800 ग्राम होती है। ये राइट साइड में रिब्स केज के अंदर पाई जाती है और मुख्यतः जो है उसके 500 से ज़्यादा वाइटल फंक्शंस होते हैं। डाइजेशन में काम करती है, मेटाबॉलिक फंक्शन में काम करती है और बहुत सारे काम होते हैं हमारे लीवर यानी यकृत के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन बॉडी विच इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है अगर आपसे पूछा जाए तो सही उत्तर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें अनरेगुलेशन होने के कारण ही थायराइड हो जाती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है थायराइड, जिसमें हाइपोथायराइड होती है और हाइपरथायराइड होती है। अलग अलग दो टाइप के थायराइड्स होते हैं, ठीक है। इसके ही अनबैलेंस्ड के कारण जो होता है ये बीमारी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। थोड़ी सी और एक क्लियर कर दूं, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ये से देख पा रहे हैं गले में ये मुख्यतः पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच इज द मेल सेक्स हार्मोन, इनमें से पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुष सेक्स हार्मोन होता है और मेनली जो होते हैं इस टेस्टोस्टेरोन का कारण ही जो होते हैं ये पुरुषों में जो होते हैं सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? नॉर्मली जो होता है नमक में जो होते हैं आयोडीन पाए जाते हैं, नॉर्मल बॉडी में आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। सो आयोडीन की अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? बहुत बार पूछा जाता है, तो उसके कारण घींघा रोग होता है, नहीं जिसे कहा जाता है क्या? ग्वाइटर, जिसमें गला जो रहता है स्वेलिंग हो जाती है, इस तरह से इसे घींघा कहा जाता है। तो दोस्तों कई प्रकार से और प्रश्न बनते हैं डिफिशियंसी ऑफ अलग अलग विटामिन के। इसके अलावा कई और चीज़ें पूछी जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, इसमें रिकेट होता है। मुख्यतः आई और लंग्स के फंक्शंस के लिए काम करती है विटामिन ए, जबकि विटामिन डी जो मुख्यतः मिल्क, घी, बटर या तो सनलाइट में पाई जाती है, बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में काम करती है, इसकी कमी से होता है रिकेट। अब अगर पूछा जाए विटामिन ई की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है स्टेरलाइटिस होता है, हेमोलाइसिस होता है। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो नहीं हो पाती है, हेमरेज हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी2 की कमी से जो होता है सोर आइज हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और किस में पाया जाता है ये भी आपको यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एग्स में क्या क्या पाए जाते हैं, या तो ग्रीन वेजिटेबल किस में पाया जाता है, स्पिनच में क्या पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्पिनच में? बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होते हैं, ठीक है। जो एनीमिया की जिसको कमी होती है उसे स्पिनच यानी कि पालक ज़्यादा खाना चाहिए। अब कई बार पूछा जाता है विटामिन का साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से। विटामिन बी1 को जाना जाता है थैमिन के नाम से। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से। विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन के नाम से। सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल और के को फिलोक्विनोमिन के नाम से जाना जाता है, क्यूनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ऐसा रंजक यानी ऐसा पिगमेंट कौन सा है जो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग कलर्स के लिए डिपेंड करता है, मतलब उत्तरदायी होता है। यानी आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडीज़ के अलग अलग कलर होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा गोरा होता है, कोई सांवला होता है। तो इसके पीछे मुख्यतः क्या कारण होता है? तो इसके पीछे मुख्यतः क्या कारण होता है? मेलेनिन होता है। बॉडी में पाए जाने वाले मेलेनिन के कारण ही मुख्यतः बॉडी में ऐसे कलर्स जो होते हैं वो होते हैं। इसी कारण से क्या होता है, सनलाइट में ज़्यादा होने से मेलेनिन बढ़ जाती है। इसी कारण से सनलाइट में ज़्यादा जो घूमते हैं वो थोड़े से काले हो जाते हैं, यानी थोड़े सांवले हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेट ग्लैंड इन मैमल्स आर प्राइमरी कंसंट्रेटेड, यानी जो स्वेट ग्लैंड जो आप कहते हैं जिससे कि पसीना जिससे निकलता है वो मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? यह मुख्यतः ताप संतुलन यानी कि थर्मो रेगुलेशन से संबंधित है। आपको पता होगा ये जो स्वेट ग्लैंड क्यों होते हैं, जैसे कि बॉडी में जैसे बाहर से हीट आती है तो बॉडी को ठंडा करने के लिए ये क्या करती है, सिक्रेशन करती है पसीने का, जिससे कि बॉडी ठंडा रहता है। ये मुख्यतः ताप रेगुलेशन यानी टेम्परेचर कंट्रोल के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि द सिगमोंड क्लोन इज ए पार्ट ऑफ, सिगमोंड क्लोन या अवग्रह बृहदात्र किसका भाग है? तो सही उत्तर ये एक बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है अगर पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है
लीवर यानी यकृत सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि द कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन, यानी कि जो आंख की जो अलग अलग कलर होती है, किसी किसी के ब्लू होते हैं, किसी ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, मुख्यतः किस कारण से होता है, यानी किस पिगमेंट होता है, किसके प्रेजेंस में होता है। तो ये जो आंख में रंग हेतु उत्तरदायित रंगज कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ पाए जाते हैं, ये आइरिस में पाए जाते हैं या आंख की पुतलियों में पाए जाते हैं। ये ऐसे देख पा रहे हैं, ये आइरिस है, बीच में जो होता है उसे पिपल कहा जाता है, और ये स्केलरा है। क्लियर होगी। तीन चीजें, तीन पार्ट है जो आंख के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, यानी रक्त दाब नियंत्रित हेतु कौन सा ग्रंथ उत्तरदायित होता है। तो सही उत्तर है मुख्यतः एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो उत्तरदायित होता है ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे ये सेशन पसंद आए तो जरूर जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ ही कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स का भी क्रैश कोर्स जल्दी ही शुरू कर दूं, ताकि आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको कोई परेशानी ना हो। साथ में मैं मॉक टेस्ट भी जल्दी शुरू करने वाला हूं। इस प्रकार के प्रश्न मैं रेगुलरली डालता रहूंगा, और आज शाम को भी इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर आप लोग सारी वीडियोस को देखते हैं तो आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। इसके साथ साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ इन प्रश्नों को अगर आप लोग रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको उसका ऑडियो लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।